हरिया बहुत गरीब था और वो भुट्टे बेचकर अपना घर चलाया करता था। हरिया के घर में उसकी बीवी और बूढ़ी माँ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, हरिया बाजार में भुट्टे बेच रहा होता है और भुट्टे बेचकर घर आ जाता है। पर हरिया आज जब घर आता है तो उसे अपने घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हरिया थोड़ा हैरान हो जाता है और अंदर जाकर अपनी बीवी कुसुम से बोलता है, अपने घर में कोई आया है क्या? अभी मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तभी हरिया की माँ उषा आती है और हरिया से बोलती है, तूने बिल्कुल सही कहा बेटा, अपने घर में नन्ही परी आई है, तू उसे देखना नहीं चाहेगा क्या? अब कुसुम छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर आती है। वो बच्ची काफी सुंदर होती है। उसकी सुंदरता और मासूम चेहरा देखकर हरिया को भी उससे प्यार हो जाता है और हरिया अपनी बीवी से बोलता है, ये बच्ची किसकी है और तुम्हें कहाँ से मिली? आज जब मैं और माँ जी आपको खाना देकर घर आ रहे थे तब हमें इस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब हमने आवाज का पीछा किया तो हमने इस बच्चे को कूड़ेदान में देखा। इस बच्चे को देखकर तो मेरी ममता जाग गई। मुझे एहसास हुआ जैसे इस बच्चे के पास माँ बाप का साया नहीं है, ठीक उसी तरह से मेरी कोई औलाद नहीं। बस इसीलिए मैंने इस बच्चे को गोद ले लिया है। कुसुम, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हरिया उस बच्ची को देखकर बहुत खुश था। अब जब भी वो भुट्टा बेचने के लिए घर से निकलता था तो उससे पहले वो अपनी प्यारी बच्ची का चेहरा देख लिया करता। जिस दिन वो अपनी बच्ची का चेहरा देखकर भुट्टा बेचने के लिए जाया करता, उस दिन उसकी बाकी दिनों से अच्छी कमाई होती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और अब हरिया की गोद ली हुई बेटी काया बड़ी हो जाती है। ऐसी ही एक दिन की बात है, कुसुम और उषा खाना लेकर हरिया के पास जा रहे होते हैं। तभी काया अपनी माँ से जिद करते हुए बोलती है, माँ, पापा को आज खाना देने मैं जाऊंगी, हमेशा आप वरदा दिए जाते हो। काया बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, पहले बड़ी हो जाओ फिर जाना, ठीक है? नहीं, आज पापा को खाना देने मैं ही जाऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं आप सबसे इकट्ठी कर लूंगी और पढ़ाई करना फिर छोड़ दूंगी। बिल्कुल गंदी बच्ची बन जाऊंगी फिर। इस तरह से काया जिद करने लगती है। उसकी जिद देखकर उषा उससे बोलती है, बहू, काया को जाने दे, उसका बहुत मन है। और वैसे भी जब तक काया हरिया को खाना देकर आएगी तब तक तू और मैं डॉक्टर के पास से हो आएंगे। मेरे घुटने का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, दवाई लेना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर ऐसा है माँ जी तो फिर ठीक है। काया बेटा, तुम ध्यान से खाना लेकर पिताजी के पास जाना, ठीक है? ठीक है माँ। अब इस तरह से काया खाना लेकर अपने पापा के पास जाने लगती है तो वहीं दूसरी ओर कुसुम उषा को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। कुछ देर बाद काया अपने पिता के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि एक हवलदार और एक पुलिस हरिया से भुट्टा खरीदते हैं और भुट्टा खाने के बाद जब हरिया उनसे पैसे मांगता है तो वो उसे पैसे नहीं देते, जिसके बाद हरिया पुलिस वाले से बोलता है, देखिए साहब, आप रोजाना आकर मुझसे भुट्टा लेकर जाते हैं, परंतु अब आप अपने साथियों को भी लेकर आने लगे हैं। चलिए, एक जन का पैसा मैं माफ भी कर दूं, पर इतने लोगों का पैसा कैसे माफ कर सकते हैं? मेरी रोजी रोटी इन भुट्टे से ही चलती है। आप मुझे मेरी कमाई के पैसे नहीं देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? हरिया के बोलते ही हवलदार और पुलिस वाला हरिया को मारने लगता है, जिसके बाद काया बीच में आ जाती है और हवलदार के हाथों में दांत काट लेती है, जिससे हवलदार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। अब हरिया अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस वालों से लड़ने लगता है और इसी हाथापाई में हरिया को गोली लग जाती है और मौके पर ही हरिया की मौत हो जाती है। जिसके बाद काया रोती हुई घर जाती है और सारी बात कुसुम और उषा को बताती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब हम क्या करेंगे? ये बातें सुनकर कुसुम और उषा फूट फूट कर रोने लगती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। पैसे ना होने की वजह से काया की स्कूल की पढ़ाई भी छूट जाती है, जिस वजह से काया गली गली आवारा बच्चों के साथ घूमने लगती है। ये सब देखकर कुसुम को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता और एक दिन कुसुम अपनी सास से बोलती है, माँ जी,
अब मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकती। हम इतने दिनों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पर अब तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और ना ही कोई मुआवजा। मुआवजे के चक्कर में काया की स्कूल की पढ़ाई छूट गई है, आपकी दवाइयाँ बंद हो गई है, घर की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि अब हरिया की जगह मैं भुट्टे बेचने का काम करूंगी और साथ ही साथ अपने पति की मौत का बदला भी लूंगी। बहू, मैं तेरी इसी जंग में तेरे साथ हूँ। अब कुसुम अपने पति की जगह पर भुट्टे बेचने का काम शुरू कर देती है। एक बार फिर से जब कुसुम भुट्टा बेचना शुरू करती है तो उसके पुराने ग्राहक भी उसके पास आने लगते हैं और अब कुसुम अपने पति का केस भी लड़ती है और इस बार वो एक सरकारी और अच्छा वकील रखती है। इस वजह से कुसुम का केस मजबूत होने लगता है। ये सब देखकर पुलिस वाला डर जाता है और एक दिन कुसुम के पास आकर उसे धमकी देता है। मैंने सुना है कि तुम सास बहू भुट्टे बेचने के साथ एक अनाथ लड़की को भी पाल रही हो। क्या नाम है उस लड़की का? काया। गोद लिया था ना उस लड़की को तुम दोनों ने? उसको बहुत प्यार करती हो ना? सोचो अगर तुम्हारे पति की तरह मैं उसे भी मार डालूं, फिर क्या करोगी? फिर अपने पति के साथ उस अनाथ बेटी काया का भी केस करोगी? हाँ, अपनी सास के साथ भुट्टे बेच बेच कर। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कानून तुझे बाद में सजा देगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों सास बहू मिलकर तुझे भुट्टे की तरह सेक डालेंगे। उषा और कुसुम की बातें सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन उषा और कुसुम उसकी धमकी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुसुम अपनी सास उषा से बोलती है, माँ जी, मैं हरिया जी को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेटी काया को नहीं खो सकती। काया में मुझे हरिया जी नजर आते हैं। काया मेरी कमजोरी है। अगर उन पुलिस वालों ने काया के साथ कुछ नहीं माँ जी, हमें काया को खुद से दूर करना ही पड़ेगा। बहू तू सही बोल रही है, हम दोनों यहाँ भुट्टे बेचते रहते हैं और काया घर पर अकेली रहती है, इसीलिए हमें काया को खुद से दूर करना होगा उसकी सेफ्टी के लिए। रुक जा बहू, मैं अभी तेरी मौसी से बात करती हूँ। मैं उससे कहकर काया को एक हॉस्टल में भिजवा दूंगी ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहे। पर माँ जी, हॉस्टल की फीस तो बहुत ज्यादा है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए तो अदालत से अपील करके हमने सरकारी वकील हायर किया है। बहू तू चिंता मत कर, मेरी बहन है ना, वो काया को संभाल लेगी और भुट्टे से हमारी जो कमाई होगी वो सारी कमाई हम काया की पढ़ाई पर लगा देंगे। जिसके बाद वो दोनों काया को एक हॉस्टल में भेज देते हैं और अकेले भुट्टे बेचने लगते हैं। साथ ही वो अच्छी तरह से अपना केस भी लड़ते हैं और आखिरकार उस पुलिस वाले और हवलदार को सजा मिल ही जाती है। अब कुसुम और उषा को इंसाफ के साथ मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए और सरकार की तरफ से काया की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाता है। अब उषा और कुसुम काया को खुद से दूर करके उसकी पढ़ाई पूरी करवाते हैं और खुद भुट्टा बेचकर अपना घर चलाते हैं। रक्षा एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन कॉलेज में वो पीयूष नाम के लड़के से प्यार करती थी। पर पीयूष रक्षा की तरह अमीर नहीं था और इसलिए एक दिन रक्षा कॉलेज के लिए घर से निकलती है और शाम को घर न आकर अपनी माँ को फोन करती है और उनसे बोलती है, माँ मुझे माफ करना, पर मैं आपके और पापा के खिलाफ जाकर पीयूष से शादी कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने ससुराल में खुश रहूंगी। इसीलिए आज पेपर खत्म होने के बाद मैं पीयूष के साथ अपने ससुराल जा रही हूँ। इतना बोलकर रक्षा फोन रख देती है और पीयूष के साथ अपने ससुराल चली जाती है। पीयूष की माँ लता पीयूष और रक्षा को एक साथ देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, जिसके बाद पीयूष अपनी माँ को सारी बात बताता है और लता उन दोनों से बोलती है, बेटा अपने माता पिता को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए और जो तुम दोनों ने कदम उठाया है ये बहुत गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, समय हर दर्द का इलाज होता है। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम्हारे माता पिता भी तुम दोनों को और तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मुझे माँ जैसी सास मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से लता रक्षा को अपना लेती है। तो वहीं दूसरी ओर जब ये बात रक्षा के पिता को पता चलती है तो रक्षा के पिता अपनी पत्नी से बोलते हैं, उस गरीब लड़की से शादी करके रक्षा को क्या लगता है कि वो खुश रहेगी?
अरे उसने अभी तक गरीबी नहीं देखी है। जब उसे 2 वक्त का खाना सही से नसीब नहीं होगा तब उसे पता चलेगा कि उसके माता पिता हमेशा उसका भला चाहते थे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी गरीबी देखे जो उसने कभी सोची भी ना हो। तब जाकर उसे अक्ल आएगी और रोती हुई मेरे पास आएगी और तब मैं उसे बताऊंगा मेरा फैसला उसके लिए बिल्कुल सही था। ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसीलिए अब तुम भी रक्षा से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखोगी। अगर तुमने उससे बात करने की भी कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। इस तरह से रक्षा के पिता रक्षा से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं और रक्षा गरीब बहू होने के बावजूद अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। लता भी रक्षा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। अब बहुत जल्द पीयूष की एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है, जिसके बाद पीयूष घर आकर रक्षा से बोलता है, देखो रक्षा, अब मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग चुकी है। अब मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा, इसीलिए अब तुम और गरीबी नहीं देख पाओगी। पीयूष बिल्कुल सही कर रहा है बहू। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी खुशियों को 4 चांद लगने वाला है। इस तरह से लता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। समय यूं ही बीतता है और एक दिन लता को पता चलता है कि रक्षा गर्भवती है। जब ये बात लता को पता चलती है तो वो रक्षा का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगती है। देखते ही देखते रक्षा का 6ठा महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन रक्षा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और पीयूष दवाई लेने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसका बचपन का दोस्त राहुल मिल जाता है और राहुल पीयूष से बोलता है, अरे भाई तू कहाँ गायब हो गया था? कितने दिनों बाद मिला है, चल कहीं घूम कर आते हैं। भाई मुझे भी तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा सकता, फिर कभी जाऊंगा। दरअसल मेरी बीवी गर्भवती है और डॉक्टर ने उसे ये कुछ दवाइयाँ दी हैं। मैं बस वो दवाई लेने ही जा रहा हूँ। मैं तुझसे फिर कभी मिलता हूँ। क्या तू बाप बनने वाला है? अरे फिर तो पार्टी बनती है। तू घर जाते हुए दवाई ले लेना, अभी तू मेरे साथ चल। इस तरह से राहुल जबरदस्ती पीयूष को अपने साथ शराब की दुकान पर ले जाता है और जबरदस्ती उसे शराब पिला देता है। पीयूष इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और खाली हाथ घर जाता है और घर जाते ही पीयूष सो जाता है। जिसके बाद लता उससे बोलती है, पीयूष कभी भी शराब नहीं पीता बहू, और आज इसने शराब पी है। मुझे माफ करना। जब से तू इस घर में बहू बनकर आई है तब से गरीबी में गरीबी का सामना ही कर रही है। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने तो मेरी माँ से बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। और रही पीयूष की बात, मैं भी जानती हूँ पीयूष कभी शराब नहीं पीते। जरूर इन्हें किसी ने पिलाई है। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, जाकर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। रक्षा के बोलने पर लता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह होते ही लता पीयूष को बहुत सुनाती है और खुद दवाइयाँ लेकर आ जाती है। अगले दिन फिर से पीयूष का दोस्त उसे मिल जाता है। अरे अच्छा हुआ पीयूष कि तू मुझे मिल गया, चल थोड़ा घूम कर आते हैं। राहुल फिर से पीयूष को अपने साथ ठेके पर ले जाता है, जहां वो दोनों एक बार फिर से शराब के नशे में धुत हो जाते हैं और पीयूष नशे की हालत में घर आता है। अब इसी तरह से रोज पीयूष राहुल के साथ शराब की दुकान पर जाता और रात को नशे में घर आता। ऐसे ही एक दिन पीयूष नशे की हालत में घर आ रहा होता है, तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैरों में इतनी ज्यादा चोट लग जाती है कि वो चल भी नहीं पाता, जिस वजह से उसकी नौकरी भी छूट जाती है। रक्षा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से घर की स्थिति बिगड़ने लगी है। तुम गर्भवती हो, इस समय मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, पर तुम मेरा ख्याल रख रही हो। पीयूष बिल्कुल सही कह रहा है बहू। गरीबी की वजह से तू भी गरीब बहू बन चुकी है और हमारे साथ इस गरीबी को झेल रही है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी ये घर है, इसीलिए अब ये घर की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। क्या हुआ अगर मैं गर्भवती हूँ तो? आखिर मैं भी अपने पिताजी की ही बेटी हूँ। इतने दिनों में उन्होंने भले ही मेरा हाल ना पूछा हो, पर मैं भी मुसीबत में उनके पास नहीं जाऊंगी, बल्कि अकेले ही मुसीबत का सामना करूंगी। इस तरह से रक्षा एक बार फिर से काम करने की ठान लेती है और घर से निकलकर काम ढूंढने लगती है, लेकिन गर्भवती होने की वजह से कोई उसे काम पर नहीं रखता। जिसके बाद बड़ी मिन्नतें करने पर रक्षा को एक होटल में वेटर का काम मिल जाता है। रक्षा गर्भवती होती है पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही एक दिन रक्षा
होटल में साफ सफाई का काम कर रही होती है। तभी होटल का मालिक रक्षा के पास आता है और रक्षा से बोलता है, रक्षा इस टेबल को छोड़ो और पहले उस टेबल को साफ करो। मालिक के कहने पर रक्षा सबसे पहले उस टेबल को साफ करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उस टेबल पर कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता है। रक्षा के पिता भी जब अपनी बेटी को वेटर का काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और तभी रक्षा को चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रक्षा के पिता उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ देर बाद रक्षा को होश आ जाता है और वह अपने पिता के साथ घर जाती है, जहां रक्षा के पिता पीयूष को बिस्तर पे ये सब देख रक्षा के पिता को अपने कहे हुए शब्द याद आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दे रक्षा बेटा, पर गुस्से में आकर मैंने ही कुछ अपशब्द कहे थे और ये उसी का नतीजा है। मैं नहीं जानता था कि मेरा कहा हुआ हर एक शब्द सच हो जाएगा, पर अब तू फिक्र मत कर, तेरा बाप आ चुका है, तू मेरी ही बेटी है। आज तूने ये साबित कर दिया, इतना दुख इतनी गरीबी होने के बाद भी तूने अपने बाप से मदद नहीं मांगी। बेटा तू मेरी इकलौती संतान है और मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तेरा और पीयूष का ही तो है। पिताजी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया था। इस तरह से रक्षा के माता पिता रक्षा की इस गलती को माफ कर देते हैं, जिसके बाद रक्षा के माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी पीयूष के नाम कर देते हैं। अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाता है और रक्षा एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है और वो सब एक साथ रहने लगते हैं।